देखिए आज फायान चीनी भाषा में फायान का अर्थ होता है, फा का अर्थ होता है घर, हियान का अर्थ होता है आचार। फायान नाम का तात्पर्य धर्माचार्य। देखिए चीनी भाषा के फायान जब भारत आया था तो उस समय भारत का शासक गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनके मन में एक लालसा उत्पन्न हुई कि हम भारत का भ्रमण करें। भ्रमण करने के लिए इन्होंने भारत आया, और फा का अर्थ होता है धर्म और हियान का अर्थ होता है आचार, और फायान नाम का तात्पर्य होता है धर्माचार। फायान का बचपन का नाम पुण्य। भारत की यात्रा जब इन्होंने प्रारंभ किया भारत की यात्रा सर्वप्रथम इन्होंने चगन से प्रारंभ की। चगन से चलकर सबसे पहले इन्होंने सांग नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ इन्होंने 4000 हीनयान बौद्ध भिक्षुओं से मिले। जब इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ किया, सबसे पहले चगन से चलकर जब सांग नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां पर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था। नंबर 1 हीनयान और नंबर 2 महायान। तो जब इन्होंने यहाँ पर पहुंचे फायान, तो सबसे पहले इन्होंने 4000 बौद्ध भिक्षुओं से मिले। इसके बाद इन्होंने पुनः यात्रा फिर प्रारंभ किया।
सजी एक हीनयान एक महान महान का। इसके बाद इन्होंने जब प्रारंभ किया यात्रा तो सबसे दूसरी बार इन्होंने करसहा से चलकर खोतान, कासगढ़, खोतान बौद्ध मठ में एक 1000 महायान बौद्ध भिक्षु से मिले। अब देख लीजिए, इन्होंने जब सांसान पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले इन्होंने 4000 हीनयान बौद्ध भिक्षुओं से मिले। इसके बाद पुनः जब दोबारा अपनी यात्रा प्रारंभ किया, करसहार से खोतान और कासगढ़ पहुंचे और वहां पर खोतान बौद्ध मठ में इन्होंने 1000 महायान बौद्ध भिक्षुओं से मिले। इसके बाद तत्पश्चात इन्होंने पुनः यात्रा प्रारंभ किया। सिंधु नदी पार करके अफगानिस्तान, गंधार, तक्षशिला और गया गोमती विहार था एक मठ। और यहाँ पर जब सिंधु नदी पार करके इन्होंने तक्षशिला, अफगानिस्तान, गंधार और गया जब पहुँचे तो यहाँ पर इन्होंने 4000 महायान हीनयान बौद्ध भिक्षुओं से मिले। आगे बढ़े। सर कोई भी टाइम है ही नहीं, कैसे हम जाने कि क्या टाइम है? सर आने में कितना साथ है? अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत साहित्य के नव विद्वान निवास करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या राज दरबार लेते थे।
संस्कृत साहित्य नव विद्वान निवास करते थे। जिन्हें सम्मिलित रूप से नवरत्न कहा जाता है। सम्मिलित रूप से चंद्रगुप्त के शासनकाल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत साहित्य के नौ विद्वान रहते थे या निवास करते थे, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से नवरत्न कहते हैं। ठीक। नंबर 1 अमर सिंह। अमर सिंह ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, अमरकोश। नामक ग्रंथ और नंबर 2 छपड़ा और नंबर 3 बेताल भट्ट और नंबर 4 धन्वंतरी। आयुर्वेद के भगवान या पिता कहा जाता है। संघ घटकर पर बराबर में सर जी छठा क्या लिखे हैं ना? घटकर पर नंबर 8 कालिदास। कालिदास भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं और बाहर में खगोल शास्त्र में बृहन संहिता इन्होंने लिखा है। और नंबर 9 वररुच। नवरत्न में अमर
अमर सिंह थे, छपड़क थे, बेताल भट्ट थे, धन्वंतरी थे और संत थे, घटकरपर थे, परामीर थे, कालिदास और वररुच। कभी कभार पूछा जाता है गुप्त शासनकाल में किसके शासनकाल में नवरत्न थे, या पूछ लिया जाता है कालिदास किसके राज दरबार के नवरत्न में एक रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिएगा, कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य इनका शासनकाल 414 से 455 तक है। इन्होंने एक अच्छा कार्य किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। पटना के नजदीक नालंदा नामक स्थान पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय भवन था जिसका नाम धर्मगंज रखा। पुस्तकालय 3 तली था। पहले तल का नाम रत्न सागर, दूसरे तल का नाम रत्न रंजक, और तीसरे तल का नाम रत्नोदय। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय भवन 3 तली था। पहले तल का नाम रत्न सागर था
और दूसरे तल का नाम रत्न रंजक था और तीसरे तल का नाम रत्नोद। अब देखिए इसमें पढ़ाई जो होती थी वह बौद्ध भाषा में और इसका नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य शीलभद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य शीलभद्र अब आगे देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मोहम्मद गोरी का जनरल बख्तियार खिलजी था। नालंदा विश्वविद्यालय ठीक बस